तो लेबर के बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा ओवरहेड का होता है। तो ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आती हैं। और जनरली हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड जैसे बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तीन मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ओवरहेड है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो हमें सीधा सीधा डायरेक्ट कॉस्ट पता नहीं होता है जनरली, तो मेन काम है कि हमें अंदाजे से वसूल करना है, ओवरहेड एब्जॉर्ब करना है। तो वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे वो इस चैप्टर में हमें सीखना है। तो सबसे पहले इसमें एक आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। मतलब अगर ओवरहेड हमें टोटल में दिया है तो हम उसे डिपार्टमेंट में अलग अलग डिवाइड करें। इसमें तीन बातें आती हैं। एक होता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, मतलब जो अलग से ऑलरेडी क्वेश्चन में डिवाइड करके दिया हुआ है तो उसे अलग अलग लिख लो। दूसरा होता है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, मतलब जो टोटल खर्चे दिए हैं उसे अलग अलग ओवरहेड को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दो। और तीसरा होता है रीअपॉर्शनमेंट या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, की सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटे। उसका रीजन क्या है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड होते हैं वो हमें कस्टमर से सीधा मिलते नहीं है। कस्टमर कभी भी हमें सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा देता नहीं है। जैसे हम वर्कर्स को खाना खिला रहे हैं तो कभी भी कस्टमर हमें उस चीज का पैसा नहीं देगा, वो कहेगा तुम अपने कस्टमर को खाना खिला रहे हो, मेरे से पैसे क्यों ले रहे हो। तो हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन में ही बांट देते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या रीअपॉर्शनमेंट बोल देते हैं। तो सबसे पहला आता है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब जो ऑलरेडी हमें खर्चे बांट कर दिए हुए हैं उन्हें लिखना। अब हमें पता है कि जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और आता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का नंबर आता है। तो अगर हमने कोई खर्चा डायरेक्ट मटेरियल में लिख दिया है तो उसे ओवरहेड में दोबारा तो लिखा नहीं जाएगा। ये बात सोचते हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है वो हम कभी भी ओवरहेड में नहीं लेते। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा हम कभी भी ओवरहेड में नहीं लेते हैं, क्योंकि हम ये ओवरहेड बना रहे हैं। क्यों? ये कहां आ चुके हैं? प्राइम कॉस्ट में आ चुके हैं। ये सारे खर्चे कहां आ चुके हैं? तीनों प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है जो प्रोडक्शन से सीधा रिलेटेड होता है। तो प्रोडक्शन के कुछ खर्चे डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सर्विस डिपार्टमेंट के 100% एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं, ओवरहेड होते हैं। चाहे सर्विस डिपार्टमेंट का कोई खर्चा लिख कर दिया डायरेक्ट, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट है लेकिन प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्ट है। जैसे हमारा फर्नीचर बनाने का काम है और हमारा एक सर्विस डिपार्टमेंट है जो खाना बनाती है, कैंटीन है वर्कर के लिए। अब कैंटीन में आटा आ रहा है, चावल आ रही है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है कैंटीन के लिए, लेकिन फर्नीचर के लिए वो डायरेक्ट मटेरियल थोड़ी ना है। फर्नीचर के लिए तो वो इनडायरेक्ट ही है, फर्नीचर के अंदर दाल चावल आटा थोड़ी ना आ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल लिखा है, ये डायरेक्ट मटेरियल इस डिपार्टमेंट के लिए लिखा है, ना कि प्रोडक्शन के लिए। तो हमें पता है जो डायरेक्ट मटेरियल है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्ट है, इसलिए उसे फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन हमें ऐसा दिया होगा तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब हम टोटल करेंगे ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, केवल इनडायरेक्ट कॉस्ट लेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की और सारी कॉस्ट लेंगे सर्विस डिपार्टमेंट की। ये बात समझ में आती है? यहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, नहीं करना चाहिए, समझाते हैं फिर भी करते हैं। उसके बाद हमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पर डिपार्टमेंटलाइजेशन भी करना है और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। मतलब कुछ खर्चे हमें इकट्ठे दिए हुए हैं, कुछ खर्चे बांट कर दिए हुए हैं। ज्यादातर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बटे हुए दे रखे होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल भी दिए होंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब बांटेंगे याद रखोगे ना, प्रोडक्शन में नहीं लिखने हैं, सर्विस में लिखने हैं। और जो इनडायरेक्ट है इसे सुटेबल बेसिस से कॉमन सेंस लगाकर बांटने हैं, जैसे रेंट, फ्लोर एरिया, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी, ऐसे। बस ध्यान रखना है जो जहां खर्चा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बेसिस ही नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड का कोई खर्चा जिसका कोई बेस नहीं है, वो डायरेक्ट वेजेस के रेशो में,
और पावर के खर्चे में कई बार गलती होती है। पावर का खर्चा जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो हमें अगर केवल हॉर्स पावर दे रखा है तो उस रेशो में, केवल मशीन आवर दे रखा है तो उस रेशो में, मशीन आवर और हॉर्स पावर और मशीन दोनों दे रखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो इफेक्टिव मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके जो आएगा उस रेशो। तो ये हमारा है प्राइमरी या डिस्ट्रीब्यूशन, या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या रीअपोर्शनमेंट। वो क्या है? हमने खर्चों को बांट दिया, खर्चों को हमने किस में बांट दिया? सारे डिपार्टमेंट में, वेदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, हमने सब खर्चों में बांट दिया। अब कस्टमर हमें डी डिपार्टमेंट के 15,550 और ई डिपार्टमेंट के 19,350 रुपए नहीं देगा, तो हमें इन खर्चों को कहां बांटना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है। एक है स्टेपलेटर मेथड। स्टेपलेटर मेथड क्या कहता है? क्वेश्चन में बता रखा होगा किस रेशो में बांटना है। जैसे दो डिपार्टमेंट है सर्विस, डी और ई, डी को किस रेशो में बांटना है, ई को किस रेशो में। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है जब डी को बांटेंगे तो ई में भी जाएगा, लेकिन जब ई को बांटेंगे तो डी में नहीं जाएगा, क्योंकि ई डिपार्टमेंट डी को नहीं दे रहा है। यही स्टेपलेटर मेथड है। स्टेपलेटर मेथड का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लिया हमारे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चार सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। जब हम इमेजिनरी फिगर लेकर के भी मैं बता रहा हूं, जब हम 10,000 रुपए को बांटेंगे तो ए बी डी ई एफ सब में बांटेंगे, और इसके बाद सी आ जाएगा नील। मान लिया डी आ गया 8800, क्योंकि कुछ ट्रांसफर होकर भी आया। अब हम डी को बांटेंगे 8800, तो ध्यान रखेंगे जो सर्विस डिपार्टमेंट 0 आ गया उसमें नहीं बांटेंगे। तो ऐसा करने से सी भी नील हो गया, डी भी नील हो गया। मान लिया ई में क्योंकि भटकते हुए आया 12,500 आ गया मान लिया। अब हम 12,500 बांटेंगे, तो ई को जब बांटेंगे ए बी और एफ में बांटेंगे, फिर क्या होगा? ये भी नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा, ये भी नील हो जाएगा। मान लिया ये बढ़ के 16,000 आ गया। अब इसे हम 16,000 को बांटेंगे तो ए और बी में बांटेंगे, इनमें नहीं बांटेंगे। तो ये सब इस तरीके से बटेंगे। इसे बोलते हैं स्टेप लैडर मेथड, क्योंकि यहां पर क्या सिचुएशन हो रही है, एक स्टेप बन रहा है, इसलिए इसे स्टेप लैडर मेथड बोलते हैं। अगर हमें परसेंटेज वाइज दिया है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज्यादातर यहां पर बोला जाता है डिपार्टमेंट सी को मटेरियल के रेशो में बांटो, डी को लेबर के रेशो में बांटो, ई को एरिया के रेशो में बांटो, ऐसे। तो हमें वो एरिया, वो वेजेस, वो सारी चीजें सबकी दे रखी होंगी। तो अब जब हम ई का खर्चा बांट रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में ए बी और एफ में बांटना है, और हमें लेकिन डाटा तो सारे डिपार्टमेंट का दे रखा होगा, तो हमें ध्यान रखना हमें केवल ए बी और एफ का डाटा लेकर उनका आपस का रेशो निकाल के बांटना, बस इतना सा काम करना। जैसे मान लिया ई डिपार्टमेंट को बांट रहे हैं, तो यहां पर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो ई को बांटेंगे तो ए बी सी में बांटेंगे और डी में नहीं बांटेंगे। मान लिया बोला जाए डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में बांट रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल का रेशो इन तीनों का निकाल लेंगे जिनमें बांटना। लेकिन अगर मान लिया हम डी का बांट रहे होते तो ये भी ले लेते। कहने का मतलब जितना भी रेशो है, जिन जिन डिपार्टमेंट को बांटना है उनकी फिगर लेके उनका रेशो निकाल लो और बांट दो। स्टेप लेटर मेथड, इस मेथड को तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में कहा जाएगा यूज स्टेप लेटर मेथड, नहीं तो हमारे पास रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, हमें वही अपनाना है। अब ये कैसे काम करता है? ये काम ऐसे करता है, आप पहले सर्विस और प्रोडक्शन में बांट दो। तो सर्विस और प्रोडक्शन में एक्सपेंसेस अपोर्शनमेंट के बाद, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये आ गए। अब हमारा जो मेथड था स्टेबलेटर मेथड, वो तो ये कहता था
पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट को मान लिया ये पहला है ए और ये है बी, ए को बांटो बी में, बी को ए में मत बांटो, काम खत्म। लेकिन यहां देखो अगर परसेंटेज, तो ए का बी में भी जा रहा है, बी का ए में भी आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये काम बार बार करना है। तो आपको लगेगा ये तो करते रहेंगे खत्म ही नहीं होगा, नहीं, ये 3-4 बार में 5 बार में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट है ना कम होती चली जाएगी, एक दूसरे को 5-10% ही मिल जाएगा। तो जब 5-10% ही हिस्सा जाएगा तो वो 5-10% 100 रुपए का 10 रुपया, 10 रुपए का 1 रुपया 2-3 बारी में खत्म हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस याद क्या रखना है, जब लास्ट में इतनी अमाउंट आ जाए, जैसे यहां ए और बी मान लेते नाम है, तो ए से बी में 10% जाता है, तो यहां 15 रुपए से यहां जाएगा तो 1.5 रुपया आएगा, और 1.5 रुपया जब यहां बांटूंगा 3 डिपार्टमेंट में तो तीनों डिपार्टमेंट में पैसों में आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर 3 डिपार्टमेंट है, और अगर दूसरे में 3 रुपए से कम जा रहा है तो मत बांटो इसको, आपस में इसको बांट दो, लेकिन इसके लिए नया रेशो निकालना। क्यों? जो रेशो अभी तक आप बांट रहे थे वो हमें क्या दे रखे हैं, 4 रेशो दे रखे हैं, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, चौथा सर्विस का, लेकिन अब केवल प्रोडक्शन में बांटने हैं, तो इसका टोटल 100% आ रहा था, लेकिन केवल इसमें बांटोगे तो इसका टोटल 90 आएगा। तो रेशो में ध्यान से बांटना, गलती ना हो जाए। तो जब रेशो में बांटेंगे तो ये बात ध्यान रखना है कि लास्ट में जब बहुत ही कम अमाउंट आ जाएगी और दूसरे डिपार्टमेंट में सिंगल डिजिट में वैल्यू ट्रांसफर हो रही होगी जनरली, तो वहां से फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट में ना बांटे और केवल प्रोडक्शन में बांटे, सर्विस में ना बांटे, और आंसर आ जाएगा। यह है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये ज्यादा अच्छा मेथड है क्योंकि यहां हमारा चेकिंग भी हो जाती है कि ठीक आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये काम कैसे करता है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं ए और बी दो सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है, ए की कॉस्ट दे रखी है 1 लाख और जो बी की कॉस्ट है वो 50,000 दे रखी है क्वेश्चन, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। तो ए का टोटल खर्चा एज्यूम कर लेते हैं ए है, ए का अभी तक का खर्चा कितना है 1 लाख हमें क्वेश्चन में दिया है, प्लस बी से कुछ ट्रांसफर होकर आएगा ए के पास, तो बी से ए के पास, ये मान लिया ए है ये बी है, ठीक है, आसान बनाने के लिए नाम लिख रहा हूं। तो बी से ए के पास, क्योंकि हम ए के पास कौन सा खर्चा आएगा, बी से आएगा ना, तो बी से ए के पास कितना जाएगा 5%, तो इसके पास क्या आएगा 5% ऑफ बी। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन बी का एक्सपेंस है 50,000 और इसके पास ए से आएगा, तो ए से बी के पास कितना आ रहा है 10%। ये दो इक्वेशन हो गए, यहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, और जो ए और बी की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी यहां से 1,03,015 और बी की वैल्यू आएगी 60,302। ये वैल्यू आ गई। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे तो 1 लाख की बजाय जो वैल्यू आई है 1 लाख की बजाय 1,03,015 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसकी 50,000 जो वैल्यू है ये इसकी वजह 60,302, और एक ही बारी में वो निल हो जाएंगे, क्योंकि वो इक्वेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ है कि जो उनसे ट्रांसफर होकर आएगा वो मिलाकर ही एक बारी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ चेक भी हो जाएगा आपका, ठीक है यानी। तो एग्जाम में अगर हमें ऐसा सिचुएशन दिया है कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट पे जा रहा है और दूसरे का पहले में आ रहा है और कोई मेथड नहीं बताया, तो आप इसी मेथड से करिए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से मत करिए, वहां गलत हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, वहां टाइम भी ज्यादा लगेगा, यहाँ टाइम भी कम लगेगा है, चेकिंग भी हो जाएगी। तो इसी मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जैसा हमने बात करी थी कि हम ओवरहेड जो चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से वो अंदाजे से लेते, प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट से करते। रीजन बिंग कि ये ओवरहेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो हम अपने कस्टमर से जब पैसा चार्ज कर रहे हैं तो अंदाजे से ही लेंगे। अब अंदाजा क्या लें, बेसिस क्या लें, तो देखो हमारा सबसे पहले क्या लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम इस जगह हैं, तो इस जगह हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, चार तो ये, तो इन चारों के बेस पर हो सकता है। पांचवा डायरेक्ट लेबर आवर्स है, छठा डायरेक्ट मशीन आवर्स है,
सातवां डुअल आवर्स है, आठवां यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, क्वेश्चन में कहा जाएगा इस मेथड से करो। वैसे मैंने सीक्वेंसिंग उस मेथड से दिए जो अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं कहा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर हम ले लेते हैं, और डायरेक्ट लेबर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट लेबर आवर्स। बेस्ट मेथड दो है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट लेबर आवर्स या डायरेक्ट मशीन आवर्स। क्योंकि अगर लेबर आवर मैनुअली काम नहीं हो रहा, मशीन पे हो रहा है, तो डायरेक्ट मशीन आर जस्ट इक्वलेंट टू डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो बेस्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो, अगर कुछ कहा है तो बात ही खत्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। अब यहां पर कैसे, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपको क्या निकालना है, एब्जॉर्प्शन रेट, किस चीज का, फैक्ट्री ओवरहेड का। तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड पहले लिखने ऊपर, और जो भी बेस है उससे डिवाइड करना। बेस का मतलब क्या होता है, बेस में ही रखना है, नीचे रख दो। तो अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो उससे डिवाइड कर दो, डायरेक्ट लेबर आवर्स है उससे डिवाइड कर दो, मशीन आर है, मशीन आर से, प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट से, मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, यूनिट है, यूनिट से। बस क्या ध्यान रखिए, अगर फैक्ट्री ओवरहेड तो रुपीज में, फैक्ट्री ओवरहेड किस में है, रुपीज में, और जो डिवाइड कर रहे हो वो भी अगर रुपीज में है तो इंटू 100 करना है। क्योंकि आप 1 रुपए में कितना आ रहा पैसों में कभी नहीं लेते, पर 100 लेते हैं, परसेंटेज। लेकिन अगर डिवाइड कर रहे हैं आप और वो यूनिट्स में है, जैसे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर आर की जगह मशीन आवर्स है, तो मशीन आवर रुपीज में तो होती नहीं है, तो आप इंटू 100 मत करिए, पर आर ठीक है, पर 100 आवर से नहीं निकालना। तो एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो ऊपर लिखो फैक्ट्री ओवरहेड, नीचे लिखो बेस। दोनों रुपीज है तो इंटू 100, दोनों रुपीज नहीं है, डिवीजन में बेस में रुपीज नहीं है तो इंटू 100 मत करो, बस आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ओवरहेड है 90,000, वेजेस है 72,000, और वेजेस पर बेस्ड है, 90,000 डिवाइड बाय 72,000, दोनों रुपीज है, इंटू 100, 125%। अब क्या होगा, इससे होगा क्या, अगले साल या इसी साल, हमने साल के शुरू में ये निकाल लिया। अब कोई वर्कर, कोई हमारे पास जॉब आई, कोई काम करने के लिए आया, और हमें पता है कि उसमें डायरेक्ट वेजेस 500 रुपए लगेगी, डायरेक्ट मटेरियल हमें पता है 800 रुपए लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो हमें पता होता है, तो हमें पता है उसकी प्राइम कॉस्ट 1300 रुपए आएगी। अब फैक्ट्री ओवरहेड का अंदाजा लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का 125%, ऐसे अंदाजा लगाकर पैसा ले लेंगे। यही तो है कॉस्ट। अगर ये समझ गए, कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गई। यही कॉस्ट शीट में करते हैं हम लोग। डायरेक्ट लेबर आवर्स है तो उससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 नहीं करेंगे। मटेरियल रुपीज में है तो इंटू 100 कर देंगे, डिवीजन बाय मटेरियल। प्राइम कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, रुपीज में है तो इंटू 100 कर देंगे। आउटपुट है, इंटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि ये रुपीज में आउटपुट नहीं होती है। मशीन आवर्स है तो मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 नहीं करेंगे। कंबाइन आ रहे हैं तो भी मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे। तो ये काम हो गया। अब दूसरा आता है हमारे पास, जब हम अंदाजे से वसूल कर रहे हैं तो उसमें हमने एक मेथड सीखा, बात करी मशीन आवर रेट। तो ये होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर इंटू 100। लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो मशीन आवर के हिसाब से ही सेट किए गए, तो उसमें हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में क्या करना है, हमें एक बेस पीरियड लेना है। वो बेस पीरियड क्या होता है, ये 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 1 दिन, कुछ भी हो सकता है। याद रखिए बेस पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा कभी भी बेस पीरियड नहीं होगा। कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो 1 ईयर। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है 3 महीने में इतने घंटे काम होता है तो 3 महीना, 1 महीना में इतने घंटे काम होता है तो 1 महीना, 1 साल में इतना काम होता है 1 साल, 20 साल में मशीन इतना घंटा चलती है 1 साल। तो ये कहानी हुई बेस पीरियड की। वर्किंग आवर्स लेना है। वर्किंग आवर्स में अगर हमें कई बार सेटिंग अप टाइम दिया होता है, सेटिंग अप टाइम जनरली हम वर्किंग में नहीं लेते हैं until unless क्वेश्चन में बोला जाए सेटिंग अप इज टेकन एज प्रोडक्टिव टाइम, तो उसे ले लेंगे। लिखा नहीं है तो सेटिंग अप को प्रोडक्टिव में नहीं लेंगे, लॉस वगैरह को नहीं लेंगे।
तो हमने सबसे ऊपर क्वेश्चन में लिखना है बेस पीरियड और उस बेस पीरियड में कितने आवर्स है। और सारे खर्चों को दो खर्चों में बांटना है, स्टैंडिंग एंड रनिंग। रनिंग है मशीन एक्सपेंसेस। तो आप मशीन एक्सपेंसेस को पहले समझो। मशीन एक्सपेंसेस एक तरीके से वेरिएबल एक्सपेंसेस है या डायरेक्टली रिलेटेड टू मशीन है। इसमें मेनली तीन खर्चे आते हैं, डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कई बार कंज्यूमेबल है तो वो भी लिख लेते हैं। इन्हें आपको पर यूनिट पर आवर निकालना है, टोटल में भी लिख सकते हैं लेकिन पर आवर जरूर लिखना है। और इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे कहां लिखेंगे, स्टैंडिंग। ऑपरेटिंग एक चैप्टर हमने कॉस्टिंग में पढ़ा है, उसमें थोड़ा सा फंडा अलग है, उसको इससे मैच मत करना। वहां पर हम देखते हैं ये खर्चा वेरिएबल है, फिक्स्ड है, इससे रिलेटेड नहीं, यहां नहीं देखना। यहाँ मशीन या वेरिएबल में तीन चार खर्चे हैं वही डालना बस, बाकी सब फिक्स्ड में। अब फिक्स्ड वालों में हमें ध्यान से देखना होता है, बेस पीरियड 1 महीने का है, खर्चा 6 महीने का दिया है, तो हम उसे 1 महीने में कन्वर्ट करेंगे। हम एक मशीन के लिए निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में खर्चा 4 मशीन के लिए दिया, 1 मशीन के लिए करेंगे। रेंट पूरे डिपार्टमेंट का दिया, मशीन 25% एरिया लेता है उसका लेंगे। ऐसा करना होता है, कॉमन सेंस लगाना होता है। और इन एक्सपेंसेस को टोटल में लिखेंगे, पर आर नहीं लिखेंगे। इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को पर आर नहीं लिखेंगे। जब ये टोटल आ जाएगा, टोटल को टोटल मशीन आर से डिवाइड करके तब पर आर निकाल लेंगे, फिर टोटल मशीन आर रेट आ जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, 25। तो हमने क्या करा, वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे मैंने बोला 3 है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस एंड पावर। इन्हें टोटल और पर आर दोनों लिख लिया हमने, बेस पीरियड लिख लिया, मशीन आर लिख लिया। जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसे टोटल में लिखा। टोटल में लिखने के बाद इसका टोटल करा, और टोटल को करने के बाद मशीन आर से डिवाइड करके पर आर निकाल लिया। अब इस पर आर का टोटल करके मशीन आर रेट आ गया 45.50 रुपए, 45.5। इन क्वेश्चन में कॉमन सेंस बहुत सारी लगानी पड़ती, तो वो ध्यान से आपको करना है। तो एक मशीन आर रेट के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जैसा हमने बात करी थी, ओवरहेड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमने देख लिया, डिपार्टमेंट में अलग अलग कैसे करें, एब्जॉर्ब कैसे करें। डिपार्टमेंट में अलग अलग जो करना है वो इसमें भी वही टेक्निक है, आपको जो सुटेबल बेसिस है उसके हिसाब से। लेकिन ऑफिस ओवरहेड में कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं हो सकता, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन होती ही नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग सुटेबल बेसिस से करेंगे। सुटेबल बेसिस से अलग अलग करने के बाद एब्जॉर्ब करेंगे। अब एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमारे पास 2 चीजें और एक्स्ट्रा आ गई, पहले वाली सारी चीजों के अलावा 2 चीजें और आ गई। मैंने आपको बताया था फैक्ट्री ओवरहेड कुछ नहीं कहा तो किस पर बेस्ड होता है, डायरेक्ट लेबर पर। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कुछ नहीं कहा जाए तो फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट में सारे खर्चे आ चुके, तो कंबाइन एक अच्छा हेल्दी रेट हो जाता है। तो क्वेश्चन में सबसे बढ़िया होता है ये फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड। उसके अलावा तो जैसा क्वेश्चन का वैसा कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट, कुछ भी कर लो। लेकिन बेस्ट अवेलेबल मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये काम करना है हमें। वो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइड बाय बेस, अगर बेस रुपीज में तो इंटू 100, सेम टेक्निक। अब हमारे पास आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के भी बाद की बात है, लेकिन इसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना लेकर इसमें भी फैक्ट्री कॉस्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं। एग्जाम में कुछ ना कहा जाए आप फैक्ट्री कॉस्ट पर लेना, नहीं तो सेलिंग प्राइस पर भी हो जाता है, सेल्स यूनिट्स पर भी हो जाता है, पर यूनिट कितना वो भी होता है। क्वेश्चन में जैसा कहा जाए, वैसे जनरली क्वेश्चन में कहा जाए। तो अगर बेस वही सेलिंग ओवरहेड डिवाइड बाय बेस, अगर बेस रुपीज में तो इंटू 100, नहीं तो नहीं, सेम टेक्निक वही।
देखो शुरुआत में क्वेश्चन कर रहे थे फैक्ट्री ओवरहेड को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटने के, यहाँ अलग अलग सेल यूनिट में सेल प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा, बस यहाँ पर ये अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग साइज में, वही बांटने का मेथड सब कुछ वही जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड में किया था। वैसे ही क्वेश्चन है देखो, जैसे हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले करे थे। अब ये सब काम करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं कि हम लोग अंदाजे से फैक्ट्री ओवरहेड अपने कस्टमर से वसूल कर रहे हैं। ईयर एंड में एक्चुअल पता चलेगा, कभी भी एक्चुअल और एब्जॉर्प्शन सेम होंगे ही नहीं। हम अंदाजे से ले रहे हैं कस्टमर से और ईयर एंड में पता चलेगा अंदाजे से हमने लिए 5 लाख, खर्चा हुआ 6 लाख। तो 5 लाख रुपए वसूल करे, खर्चा हुआ 6 लाख, तो कम वसूल करा। कम वसूल करा मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा वसूल करा ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। कस्टमर से ज्यादा ले लिया ओवर एब्जॉर्प्शन, कम ले लिया अंडर एब्जॉर्प्शन। कम लिया आप कह सकते हैं कम लिया नुकसान हो गया, ज्यादा लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अपने कस्टमर से ज्यादा लोगे, महंगा रेट लगाओगे, अंदर से वो आपके पास आएगा नहीं, तो दोनों ही गलत है। लेकिन हमें कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा ठीक हो। अब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका करेंगे क्या? देयर आर 3 मेथड्स अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए। Disposal of under over absorption, there are 3 methods. One is carry forward to next period. आप इसे अगले साल के लिए लेकर जाओ। ये ज्यादातर सीजनल वर्क होता है वहां, या नया बिजनेस होता है वहां पर यूज होता है। मतलब आपका खर्चा हुआ 50,000, ले लिए 60,000। तो याद करो, एक हमारा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड चैप्टर है जहां हम अकाउंटिंग करते हैं। तो मान लिया फैक्ट्री ओवरहेड पेमेंट हुआ तो एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू जीएलए। क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड टू जीएलए, पेमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। और स्टोर ओवरहेड से जो इनडायरेक्ट यूज होता है वो भी आता है, स्टोर से लेजर, लेब वेजेस से भी आता है इनडायरेक्ट वेजेस। तो 3 टाइप के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट में आते हैं, और इसे वसूल करते हुए याद हो अगर आपको, हम इसे WIP लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर इसका टोटल आ रहा है 50,000 और ट्रांसफर कर दिए 60,000, तो 10,000 का डिफरेंस आ गया। ये 10,000 का डिफरेंस क्या है? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। 60,000 है और डेबिट में 50 है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन, ज्यादा वसूल कर दिया। तो क्या करें? कैरी फॉरवर्ड कहता है कुछ मत करो, इसका बैलेंस निकाल, टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000, अगले साल देखेंगे। तो इस साल के P&L पे कोई इफेक्ट इसका नहीं डालेंगे। ये कब होता है? न्यू बिजनेस या सीजनल वर्क होता है। तो दूसरा मेथड होता है यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। ये नॉर्मल मेथड है, कुछ नहीं कहेगा तो आपको यही करना है। इसमें क्या करते हैं हम, जो खर्चा कम या ज्यादा वसूल करा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, 3 जगह जाता है। एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, जहां पर आपने माल बेच दिया, फिनिश गुड्स बिक गया। दूसरा जो फिनिश गुड्स बचा हुआ रखा है। तीसरा जो WIP। इससे चौथी जगह आपका खर्चा कहीं नहीं गया, तो जहां जहां गया इस रेशो में बांट दो। कम हुआ, अगर सप्लीमेंट्री रेट पॉजिटिव कब होगी? अंडर एब्जॉर्प्शन है, कम वसूल करा और डालो खर्चे में, पॉजिटिव सप्लीमेंट्री रेट। ओवर एब्जॉर्प्शन है, ज्यादा वसूल कर लिया, नेगेटिव सप्लीमेंट्री रेट, इनके कॉस्ट को कम करो। तो ये काम करना है हमें। यूनिट्स दिया तो यूनिट का रेशो, अमाउंट दिया तो अमाउंट का रेशो। जैसे क्वेश्चन नंबर 53 है, ओवरहेड इंकर्ड, खर्चा हुआ 1.5 लाख, एब्जॉर्ब 1 लाख, कम एब्जॉर्ब करा, अंडर एब्जॉर्प्शन 50,000। इस 50,000 का क्या करें? कम वसूल करा तो पॉजिटिव सप्लीमेंट्री रेट लगाए। अब सप्लीमेंट्री रेट निकालने की जगह आपके लिए बहुत सिंपल है, इसका रेशो निकाल लो और इस रेशो में बांट दो। 12,000 यूनिट कंप्लीटेड है, 11,000 यूनिट कंप्लीटेड है, वर्क इन प्रोग्रेस में इक्विवेलेंट प्रोटेक्शन का चैप्टर पढ़ चुके हो, 20% कंप्लीट है, तो इसे 2,000 यूनिट मानो। तो 12,000, 11,000, 2,000 के रेशो में बांट दो। या ओरिजिनल मेथड बता रखा हो, किस मेथड से वसूल करा था, तो उस मेथड के हिसाब से नया रेट निकालो। या 12,000, 11,000 और 2,000 यूनिट का टोटल करके एक यूनिट पे कितने पैसे या कितने रुपए प्लस माइनस है वो लगाकर करो, बात एक है। इन शॉर्ट इस रेशो में बांटना। तीसरा मेथड है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L।
ये मेथड तब होता है जब प्लानिंग में गड़बड़ हो, डिफॉल्ट हो, एबनॉर्मल रीजन हो। शुरू से प्लानिंग में गड़बड़ हो गई, एबनॉर्मल रीजन से हमारे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन हुए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। हमें याद करो एक कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बनता है, वहां पर हम एबनॉर्मल आइटम डालते हैं, तो ये एबनॉर्मल मानते हुए कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। अब कई बार सवाल ये उठता है प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। तो जो फर्स्ट मेथड है कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, प्रॉफिट पे जीरो इफेक्ट। सेकंड मेथड यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जितना जाएगा, अगर प्लस हुआ है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉस्टिंग पीएनएल में पूरा पूरा अमाउंट से प्रॉफिट कम या ज्यादा होगा, क्योंकि पूरा अमाउंट कॉस्टिंग पीएनएल में गया है। तो ये हमसे कई बार पूछा भी जाता है, क्या बताइए। तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे 54 देखिए, हमारा खर्चा हुआ 225, एब्जॉर्ब किया 1 लाख, तो 1,25,000 अंडर एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन में बोला 60% डिफेक्टिव प्लानिंग है, तो जितना अंडर एब्जॉर्प्शन है उसका 60% डिफेक्टिव प्लानिंग है, कॉस्टिंग पीएनएल में डालेंगे। 40% नॉर्मल है तो उसे सप्लीमेंट्री रेट यूज करेंगे। बस इसमें पूछा है क्या करेंगे। अगर इन्होंने बोला जाता बताओ क्या क्या होगा क्या, तो हमें ये भी बताया होता फिनिश गुड्स कितना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना और डब्ल्यूआईपी कितना, उस रेशो में बांट देते। पूछते कितना प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे पीएनएल 75,000 से कम हो जाएगा, और इसमें जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, उतने से प्रॉफिट कम होगा। इसमें कोई डाउट है? इसके बाद हमारे पास आया है नॉर्मल रेट, नॉर्मल ओवरहेड रेट, नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से जो हम लेते हैं वो है। जनरली क्या होता है, कई बार हमें नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी दे देते हैं। तो नॉर्मल कैपेसिटी जो हम यूज करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड के लिए करते हैं, और वेरिएबल ओवरहेड के लिए एक्चुअल कैपेसिटी। लास्ट टॉपिक है ब्लैंकेट या मल्टीपल रेट। अब हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट यूज करें या तीनों का एक ही, तो तीनों का अलग अलग रेट यूज करना चाहिए। अब तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है कि हर एक्टिविटी का अलग रेट हो, यहाँ तो डिपार्टमेंट वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज तो अलग अलग होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या फायदा नुकसान है, प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, तो हम क्वेश्चन में दिखाते हैं कि पूरे बिजनेस का एक ही रेट ले लेंगे तो ये असर आएगा, अलग अलग लेंगे तो ये आएगा। तो ये था हमारा ओवरहेड का चैप्टर। और एक होता है ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी निकालिए। जैसे थ्योरेटिकल कैपेसिटी मान लिया 365 दिन पूरे काम करें तो क्या आएगा, उसके हिसाब से कैपेसिटी निकालिए। प्रैक्टिकल कैपेसिटी छुट्टियां हटा करके कितना काम कर सकते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी पिछले सालों में कितना करते हुए आ रहे हैं। सेल एक्सपेक्टेशन अगले साल कितना करेंगे, उसके हिसाब से हम आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट निकालें और वो निकालें कैपेसिटी कितनी है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। यहाँ पर आपको एक कैपेसिटी का मान लिया हमने, जैसे हमने ये देख लिया कि नॉर्मल कैपेसिटी जो है हमारी आ रही है, हमने सोचा 5 लाख रुपए का ओवरहेड रेट है, अमाउंट हमारा ओवरहेड 5 लाख का होने की उम्मीद है, और हमारी एक कैपेसिटी है प्रैक्टिकल कैपेसिटी 50,000 घंटे काम करेंगे मान लिया। तो हमने क्या रेट निकाल लिया, 10 रुपए घंटा, है ना। अब हमारा जो एक्चुअल हमने काम किया वो 45,000 घंटे काम किया, तो कितना एब्जॉर्ब करा होगा हमने, 4.5 लाख। तो कितना एब्जॉर्ब नहीं किया, 50,000 रुपए। ये क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन। इसे क्या बोलते हैं, आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट। खाली पड़ा हुआ है जो, उसकी क्या कॉस्ट है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन ही है आइडियल कैपेसिटी कॉस्ट। ठीक है, चैप्टर ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन 2-4 ही इसमें कॉन्सेप्ट है जो रिपीट हो रहे हैं, तो आसान है, आप आराम से इसे